दोस्तों नमस्कार। 27 बरस गुजरात में बीजेपी की सत्ता के, जरा कल्पना कीजिए कितने राज गुजरात के भीतर दफन होंगे, कितने राज छुपे हुए होंगे, कितने राज उभरना चाहते भी होंगे तो इस दौर में किसी ने उभारने की कोशिश की नहीं होगी। यूं भी हर राजनीतिक सत्ता के बहुत सारे राज सत्ता चलाते वक्त होते हैं और हर सत्ता को यह डर रहता है कि अगर अगली बार उसकी सत्ता नहीं बनी तो उसके दौर में जो कुछ किया गया उसका कच्चा चिट्ठा उसके विरोधी सत्ता में आने के बाद सामने रख ही देंगे। तो गुजरात के भीतर जरा कल्पना कीजिए कितने राज छुपे होंगे। और अब वो राज ऐसा नहीं है कि राजनीतिक सत्ता जाने के बाद बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दें और कहें कि दरअसल यह एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही जिसने यही एक काम किए। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि गांधीनगर से दिल्ली तक का रास्ता जो है वो दरअसल उन राज के ऊपर ही खड़ा है जो फिलहाल छुपे हुए हैं, फिलहाल गुजरात में दफन किए जा चुके हैं। तो गुजरात में 27 बरस की बीजेपी की सत्ता के दौर में अगर 2001 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए काल के दौर से परखना शुरू कीजिएगा तो 27 नहीं बल्कि आधे दर्जन भी नहीं बल्कि अर्धशतक से ज्यादा आपके जहन में एक एक करके राज खुलने लगेंगे। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हों जो मौजूदा वक्त में बीजेपी को संकट में नहीं डालें, बल्कि उस वक्त के मुख्यमंत्री जो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री हैं उनके सामने भी कुछ सवाल खड़ा कर दें। क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है गुजरात को लेकर, एक लंबी फहरिस्त है इस देश की न्यायपालिका के भीतर जो गुजरात के मामले 2002 से जाने शुरू हुए और 2013 तक उनकी सुनवाई बाखूबी सत्ता के खिलाफ, उस वक्त बीजेपी की सत्ता, उसके खिलाफ चलते चले गए। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आई और गांधीनगर से उठकर नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच गए और देश के गृहमंत्री जो मौजूदा अमित शाह है वह भी गुजरात से निकलकर दिल्ली आ गए। तो उसके बाद परिस्थितियों ने पलटा खा लिया। लेकिन गुजरात को गंवाने का मतलब बीजेपी के लिए शायद कहीं ज्यादा घातक देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री अमित शाह के लिए तो नहीं है। क्योंकि जितने राज्यों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, जरा बाखूबी उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि गुजरात के भीतर जितनी जमीन वहां के कॉरपोरेट को आवंटित की गई, जितनी बड़ी तादाद में नेटवर्थ और अलग अलग तरीके से कार्यक्रम अंबानीज और अडानीज के गुजरात की जमीन पर बनते चले गए। महज अडानी के साथ एक मुंद्रा पोर्ट का जिक्र भी करेंगे तो उसके बाद कैसे वो ऐसी जेड में क्यों तब्दील हुआ और अलग अलग सेक्टर में अडानी किस तरीके से अपने पैर फैलाते चले गए गुजरात के भीतर। क्योंकि तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त के नरेंद्र मोदी थे और जब वह देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश के भीतर तमाम योजनाएं उनके साथ कैसे सिमटती चली गई। लेकिन सवाल है कि यह तो आर्थिक पक्ष है और उसका राज है कि एनओसी देता कौन है और जो सत्ता होती है वह उस दौर में क्या सोचकर दे रही थी और क्या वाकई राज्य की इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्यों में लोगों का जीवन बेहतर हो गया। मसला यह नहीं है। एक के बाद एक फहरिस्त निकालिएगा तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वहां के पुलिस अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त बार बार आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और अब सवाल करेंगे कि दरअसल वह जो कह रहे थे क्या उन्हें दोबारा सुना जाना चाहिए। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली घटना हमारे जहन में हिरेन पांड्या की आती है। हिरेन पांड्या के पिता ने कहा था कि उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या से चंद दिनों पहले हिरेन पांड्या ने जब इस्तीफा दे दिया था गृह मंत्री के पद से, उस वक्त उन्होंने आउटलुक में 2002 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उसमें बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल उस वक्त के मुख्यमंत्री ने बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो दंगे कर रहे हैं या मौजूदा वक्त में जिन्हें असामाजिक तत्व कहा गया, दरअसल उनके भीतर का जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो लूटपाट कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, करने दो। वह जो भी घटना कर रहे हैं करने दो, उसे निकलने दो, आप बीच में मत कूदो। हिरेन पांड्या की ये फाइल आउटलुक के इंटरव्यू के जरिए नहीं बल्कि वहां के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी जुड़ी हुई है।
क्या कोई फाइल वो खोलने की ताकत फिलहाल रखता है? यकीनी तौर पर कोई नहीं रखता है, लेकिन सत्ता अगर पलट जाए तो क्या वो फाइल खुल जाएगी? और उस प्रक्रिया के भीतर मौजूदा वक्त में शंकर सिंह वघेला बार बार इस बात का जब जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल गोधरा में जो हुआ था वह भी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था क्या? क्योंकि आग बाहर से नहीं भीतर से लगी थी। एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं। खुद शंकर सिंह वघेला जानते हैं कि उनके टर्म में भी अब्दुल लतीफ का इनकाउंटर हुआ था। अब्दुल लतीफ, उसी पर फिल्म एक रईस बनी थी। उस वक्त वह बीजेपी में थे, उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस वक्त गुजरात में दंगे हुए वो बीजेपी छोड़ चुके थे, आरएसएस से पल्ला झाड़ चुके थे और वो कांग्रेस के थे। उस वक्त बी श्री कुमार जो थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इनकाउंटर दरअसल ये पार्ट ऑफ पॉलिसी है गवर्नेंस की, और ये गुजरात के भीतर बाखूबी रही है, इससे कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता है। ये अलग बात है कि 2002 के बाद इसमें बहुत तेजी आ गई। कितने मामले हैं जिनकी फाइल खुल सकती है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से पहली बार प्रधानमंत्री लगभग 50 रैलियां गुजरात में कर रहे हैं? और जब 1 तारीख को वोट पड़ेंगे तो 1, 2, 3, क्योंकि उसके बाद 5 तारीख को वोट पड़ने हैं, 1, 2, 3 दिसंबर को भी उनकी 10 रैलियां होंगी। इस दौर में 40 रैलियां हो चली होंगी। एक के बाद एक रैलियों का सिलसिला प्रधानमंत्री का जारी है, और एक के दायरे में 3 से 4 विधानसभा आ जाती है तो ध्यान दीजिए, 50 रैली का मतलब है समूचे गुजरात को पाट देना। प्रधानमंत्री की इतनी चिंता क्यों है गुजरात को लेकर? और अमित शाह भी लगातार वहां पर अलग अलग जगहों पर जाकर, कहीं पर वह सड़क पे जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं लोगों के दरवाजे पर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों है? मसला सिर्फ यह नहीं है कि वहां पर 27 वर्ष से बीजेपी की सत्ता है। मसला यह है कि एक के बाद एक, जब फेरिस जो हम गोधरा का जिक्र कर रहे थे तो उसके बाद हिरेन पंड्या का जिक्र होता है, और गोधरा के साथ जो वहां पर दंगों का जिक्र, उसके बाद इनकाउंटर का जिक्र, टेररिज्म का जिक्र, प्रधानमंत्री भी आतंकियों के किस तरीके से निशाने पर हैं, 3-3, 4-4 बार सूरत में बम लटके हुए पेड़ से मिले। क्या इन सब की जांच मौजूदा वक्त में कोई राजनीतिक सत्ता अगर गुजरात में सत्ता बदल जाए और पा जाए तो इन फाइलों को खोलेगी? यह गुजरात फाइल्स है, भारत की राजनीति का एक ऐसा परिशिष्ट है ये, जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। और जब मौत का सौदागर 2007 में कहा गया तो उसके बाद पूरे तौर पर वोटरों का ध्रुवीकरण कैसे हुआ, इसको भी बाखूबी उस दौर के राजनीतिक चुनाव को अगर 2007 को परखिएगा तो आपके जहन में साफ रेंगने लगेंगे। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद, उस वक्त प्रवीण तोगड़िया की भूमिका, उस वक्त बजरंग दल की सोच, उसकी भूमिका, आरएसएस की सोच, उसके लिए प्रयोगशाला क्या फाइलें खुलेंगी? क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। नरोदा पाटिया से अगर आप शुरू करते हैं तो गुलबर्ग सोसाइटी आएंगे, बिल्किस बानो का केस आएगा, अवधूत नगर केस आएगा, दनिया काड़ा केस आएगा, इराल केस आएगा, पावगढ़ और दिकवा केस आपके सामने आएगा, दिपदा दरवाजा केस आपके सामने आएगा, पेर मजूरी केस आपके सामने आएगा। एक लंबी फहरिस्त, और इस फहरिस्त के बीच वह पुलिस अधिकारी, मसलन संजीव भट्ट का जिक्र कर लीजिए, जिन्होंने कहा कि दरअसल उस वक्त जो गृह मंत्री थे उन्होंने निर्देश दिया था कि जो हिरेन पांड्या की हत्या हुई है उसके सबूत मिटा डालो। और उसके बाद से संजीव भट्ट कहां है ये हर कोई जानता है। तो क्या वाकई गुजरात के चुनाव इस देश की राजनीतिक सत्ता की वो नब्ज है जिसकी धड़कनें अगर बढ़ गई और उसकी धड़कनों की आवाज अगर इस देश में सुनाई देने लगी तो झटके भर में गुजरात की राजनीतिक सत्ता समूची बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर देगी। और मौजूदा वक्त में जो छवि बनी है या छवि जो बनाई जा रही है और उस छवि को जो गढ़ा जा रहा है, उस पर इस देश की जो पूंजी खर्च हो रही है वो सब कुछ भरभरा कर गिर जाएगा। क्योंकि यह पहली बार है इस देश के भीतर में जो छवि किसी प्रधानमंत्री की गढ़ी जा रही है वो अद्भुत है। वो अद्भुत कई मायनों में। हमें लगता है कि आज उसका जिक्र भी इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि एक समानांतर परिस्थिति में गुजरात के चुनाव तो खुद प्रधानमंत्री के लिए उनका अपना गृह राज्य है तो महत्वपूर्ण है, लेकिन तमाम राज्यों में जो भी राजनीतिक प्रयोग जिस भी तर्ज पर हुए उसके ठीक समानांतर प्रधानमंत्री मोदी की ही छवि गढ़ी गई। और पहली बार छवि गढ़ते वक्त कोई गोएबल्स नहीं आया
किसी गोएबल्स की नियुक्ति नहीं हुई, बल्कि पूरे सिस्टम को ही एक गोएबल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी समूचा सिस्टम कैसे काम करेगा, किस रूप में काम करेगा। हम यहां पर आपको एक खास तौर पर जो न्यूज चैनलों के भीतर जब छवि गढ़ी जाती है तो अक्सर एक सर्वे दिखाया जाता है। उस सर्वे में एक भूमिका सीएसडीएस की भी होती है। सीएसडीएस, आपके जहन में यह सवाल होगा कि अच्छा सीएसडीएस, हां ये तो अच्छा काम करता है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। और ये जो है आईसीएसएसआर से जुड़ा हुआ, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये आज का नहीं है, ये 60 के दशक से काम कर रहा है और इसका ग्रांट भारत सरकार से मिलता है। ग्रांट तकरीबन 150 से 200 करोड़ आईसीएसएसआर को मिलता है। इससे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास वो ग्रांट जाता है। तो एक सवाल हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयुक्त को लेकर किया था अटॉर्नी जनरल से कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री ही या सरकार ही किसी चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेगी तो वह चुनाव आयुक्त सत्ता के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कुछ कह पाएगा, कुछ बोल पाएगा। शायद उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि अगर ग्रांट किसी ऑर्गेनाइजेशन को केंद्र सरकार दे रही है और उसको आवंटित कर रही है तो क्या वो अपने पूरे रिसर्च और सर्वे को लेकर सरकार के खिलाफ जा सकता है? इससे पहले गया है क्या, अभी जाएगा क्या, यह सवाल आपके जहन में होगा। और सीएसडीएस का जब हम जिक्र कर रहे हैं, अभी हाल ही में आज तक पे एक रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। वो रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुले तौर पर अंतर्विरोध बहुत साफ नजर आने लगता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से चीजों को रखते हैं तो सीएसडीएस का भी ग्रांट आईसीएसएसआर के जरिए जाता है, आईसीएसएसआर के पास पूरा ग्रांट केंद्र सरकार का आता है। और हम लोग मानते हैं कि सीएसडीएस बड़ा ही निष्पक्ष तरीके से काम करता है और उसको 1963 में रजनी कोठारी साहब ने शुरू किया था। वो अपने आप में बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हुआ करते थे और उनके ज़रिए जो क्रिएट किया गया उसमें माना यही गया था कि उस वक्त की एक सोच थी कि सीआईए भारत के भीतर में किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए या उसके पैरेलल में भारत की अपनी फिलॉसफी को रखने के लिए हमारी अपनी रिसर्च विंग किस तरीके से काम करे सोसाइटीज़ के बीच में, तो उसको क्रिएट किया गया था। लेकिन बहरहाल हम तो गुजरात और उसके इर्द गिर्द प्रधानमंत्री और उनकी छवि को गढ़ते हुए गुजरात की परिस्थिति में कितना महत्वपूर्ण चुनाव इस देश की मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए है ये बताना चाहते हैं। तो सीएसडीएस ने एक सर्वे किया और आज तक ने उसे दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो 2014 से 2019 में कितनी बढ़ गई, गुजरात के भीतर भी और देश के भीतर भी। मसलन युवाओं में 40% से बढ़कर 51% पर हो गई, बुजुर्गों में 29% से बढ़कर 42% पहुंच गई, जो अशिक्षित हैं उनमें 33% से 42% पहुंच गई, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हायर स्कॉलर हैं वह भी 45% से 53% हो गई, जो गरीब है वह भी 33% से 44% हो गए, जो रईस हैं वो 35% से 53% हो गए, पुरुष 39% से 49% हो गए, महिलाएं 30% से 44% हो गई, ओवरऑल 35 से 47% का ग्रोथ कैसे हो गया, ये सारी चीजें बताई गई। लेकिन उसके ठीक समानांतर एक सवाल कोई भी पूछ सकता है कि दरअसल जब सब जगह लोकप्रियता बढ़ रही थी तो गुजरात में सीटें कम क्यों हो रही थी? क्योंकि 2002 में 127 सीट थी, उससे पहले 98 में 117 सीट थी। लेकिन ध्यान दीजिए 2002 में 127, 2007 में 117, फिर 2012 में 115, 2017 में 99, तो लोकप्रियता बढ़ रही है, सीटें कम हो रही है। तो क्या हम मान सकते हैं या सीएसडीएस ये जानकारी देना चाहेगा कि दरअसल लोकप्रियता बढ़ती है तो सीटें कम होती हैं और गुजरात में भी ये कम होने लगी, या इसके कुछ अलग मापदंड होंगे? यह सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अपने तौर पर सीएसडीएस ने जिन बातों को सामने रखने की कोशिश की उसके 3 हिस्से बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला हिस्सा, प्रधानमंत्री की छवि को कैसे लोकप्रियता के दायरे में बढ़ाना है। दूसरा, जो इस देश के सामने मौजूदा वक्त में मुश्किल हालात, गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी रसोई से लेकर जीवन यापन करने की मुश्किल, और युवाओं की बेरोजगारी से लेकर जो बुजुर्ग हैं उनके सामने पेंशन की परिस्थितियों में भी पैसा निकाल कर जिंदगी जीने के तौर तरीके, लेकिन बावजूद इसके हर तबके में लोकप्रियता बढ़ रही है प्रधानमंत्री की। और यह छवि सीएसडीएस की है, दिखाने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया है।
अब सवाल यह है कि क्या इस दौर में साख किसी की नहीं है, या साख को बनाए रखने के लिए सत्ता के सामने इस तरीके से चीजें गढ़ी जाएंगी, क्योंकि गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है। और गुजरात जब बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके कुछ परिस्थिति को और समझिए कि प्रधानमंत्री यूं ही नहीं निकले हैं कि वो 50 रैली करेंगे। 19 नवंबर को एक रैली करते हैं, 20 तारीख को 4 रैली करते हैं, 21 तारीख को 3 रैली करते हैं, 23 तारीख को 4 रैली करते हैं, 24 तारीख को 4 रैली करते हैं, 27 तारीख को 3 रैली करते हैं, 28 तारीख जो आने वाली है फिर कल 4 रैली करेंगे। यह एक परिस्थिति है जो बतलाता है कि किस तरीके से उनको गढ़ा जाए। इसमें एक और चीज है जो पहली बार हुआ, इस देश के भीतर में पोस्टर्स छपने लगे, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? थैंक यू प्राइम मिनिस्टर ये होता है जैसे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, धन्यवाद मोदी जी। सवाल है कि ये प्रचार का मसला दिखाइए आप, लेकिन पार्टी फंड से दिखा रहे हैं? जी नहीं, यह इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है और इस देश की जो खजाने हैं उसमें से किया गया खर्च है, जिसका जिक्र बजट में नहीं होता है। और जो इस पे खर्च किया गया, सिर्फ सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, गुजरात के भीतर 2,10,26,410 करोड़ रुपए सिर्फ इसी विज्ञापन पे खर्च हो गए कि धन्यवाद मोदी जी। ये कमोवेश हर जगह है, नल से जल योजना में है, प्रधानमंत्री आवास योजना में है। एक आरटीआई के जरिए जब डाटा सामने आया तो पता चला कि मुफ्त वैक्सीन में धन्यवाद प्रधानमंत्री जी की जो छवि गढ़ी गई, उस पर कुल मिला के अभी तक 18,03,252 रुपए खर्च हो चुके हैं। और इसी तरीके से सिर्फ एक राज्य में, मध्य प्रदेश के भीतर में, नल से जल योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9,94,35,154 रुपए खर्च हो चुके हैं। और अगर राज्यों के औसत को अगर हम निकालना शुरू करें, हमने 4 राज्यों का, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा का देखा, जहां पे लगभग खर्च हुए, मैक्सिमम 10 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं सिर्फ सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। लेकिन सारी योजनाओं में जो पूरे देश में किया गया, इसका खर्चा लगभग 100 करोड़ के पार का है। धन्यवाद मोदी जी। अलग अलग योजनाओं के जरिए धन्यवाद देने की परिस्थितियां आई है। अब लौटिए दोबारा गुजरात, उन परिस्थिति को समझने के लिए क्या वाकई इतने राज दफन है कि अगर दूसरी राजनीतिक सत्ता आएगी तो वह उन राज को उभार देगी, या सारे राज अदालती कार्रवाइयों के बाद दफन हो चुके हैं और अब कोई मामला नहीं खुल सकता है? ऐसा भारत में नहीं है। कोई भी मामला कभी भी रीअपील किया जा सकता है। और भारत की राजनीति जब हर दृष्टि से लोकतंत्र के हर पिलर को प्रभावित करने की दिशा में बढ़ चुकी हो, तो ऐसे में न्यायपालिका के सामने जब सत्ता गुहार लगाएगी कि हम इसको रीअपील कर रहे हैं, तो फिर वो फाइल खुल जाती है। तो सवाल यही है कि गुजरात के भीतर लगभग 3 दर्जन मामले ऐसे हैं जिनकी फाइल अगर खुल जाए और सुनवाई अगर शुरू हो जाए तो या तो जख्म हरे होंगे, या फिर घाव रिसने लगेगा, या फिर दर्द और खौफ की समझ इस समाज के भीतर दोबारा लौट आएगी। और गुजरात के भीतर यह सिर्फ अस्थाई शांति के शब्द से ही गूंजे, जिसका प्रयास इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की एक रैली में किया। कहा कि दरअसल यही है अल्टीमेट कार्रवाई जिसमें अस्थाई शांति आ जाती है, परमानेंट पीस। यह कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है हिटलर के दौर का। ये मौजूदा वक्त में परमानेंट पीस का जिक्र हम कर रहे हैं, शांति प्रिय परिस्थिति में, क्योंकि महात्मा गांधी भी तो गुजरात से ही निकले थे और शांति का जिक्र करते थे, लेकिन वो अहिंसावादी थे। लेकिन बहरहाल फिर से लौटिए इन परिस्थिति में, जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि आरबी श्री कुमार जो कहते हैं पार्ट ऑफ पॉलिसी इनकाउंटर रहा है, संजीव भट्ट जो कहते हैं कि उनको निर्देश दिया गया कि पांड्या की हत्या के सबूत को मिटा दिया जाए, हिरेन पांड्या अपने इंटरव्यू में कह गए कि दरअसल लूटपाट करने वालों को रोको नहीं, जो हो रहा है होने दो और किसी भी हालत में इनके फ्रस्ट्रेशन को निकलने दो, यह मुख्यमंत्री के जरिए कहा गया। गोधरा का सच, बाहर से आग लगी अंदर से लगी, इसको लेकर भी कई कमेटियां बनी और इन कमेटियों के जरिए बार बार कई चीज निकल कर आई कि दरअसल यह कमेटी भी अपने आप में सवाल है, जहां के कंट्रडिक्शंस जो हैं बतलाते हैं कि जांच शायद सही तरीके से हुई या नहीं हुई, या कभी भी कोई भी फाइल खुल सकती है। लगभग गोधरा को लेकर 6 अलग अलग तरीके से फाइलें बनाई गई और उसके बाद जो हम नाम ले रहे थे, आधे दर्जन से ज़्यादा केसेस का नाम ले रहे थे, इसको लेकर भी अलग अलग तरीके से अदालतों में सुनवाई हुई।
लेकिन ध्यान दीजिए, सारी सुनवाई 2013-2014 तक जाती है, लेकिन उसके बाद इस देश के ऊपर जब बीजेपी काबिज होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, जो गुजरात से निकल कर आते हैं, तो एक झटके में तमाम अदालतों में और तमाम चीजें बंद हो जाती हैं। तो क्या बीजेपी और मोदी सत्ता की घबराहट गुजरात को लेकर सिर्फ इस बात से है कि अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर सत्ता पर काबिज हो जाए और उसके बाद उसने पुराने फाइलों को कुरेदना शुरू किया, तो स्थिति नाजुक हो जाएगी? क्योंकि तीनों क्षेत्र का मतलब बहुत साफ है कि गवर्नेंस के तीनों क्षेत्र जो आर्थिक तौर पर निर्णय लिए जा रहे थे इकोनॉमी के मद्देनजर, वो जमीन देने का मामला था, वो एनओसी देने का मामला था, जिन्हें दिया गया, जिस जिस क्षेत्र में दिया गया, जिस जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाया गया। ये पहली फाइल है जो वाइब्रेंट गुजरात के साथ भी जुड़ती है, और वाइब्रेंट गुजरात के साथ वहां के लगभग 35 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट या रईसों के साथ जुड़ती है। दूसरी स्थिति जो पूरी एक इनकाउंटर की फाइल है, कितनी बड़ी तादाद में इनकाउंटर्स जो पॉलिसी के तौर पर बने थे। और तीसरी परिस्थिति है गोधरा और दंगों की परिस्थिति के मद्देनजर, जिसके बाद अस्थायी शांति गुजरात के भीतर आ चुकी है। उस दायरे के भीतर सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस मानो भी हाल में पहुंचा, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सबके सामने है। लेकिन क्या इसी बात का डर है और इसीलिए पूरी जान झोंकी जा चुकी है और दिल्ली के भीतर आपको कोई मंत्री नजर नहीं आएगा, सब नजर आ रहे हैं तो गुजरात में? क्योंकि एक झटके में जो एकमात्र पिलर इस वक्त बीजेपी और आरएसएस और राजनीतिक सत्ता को संभाले हुए है, वह एकमात्र चेहरे के तौर पर देश के सामने है। और उन्हीं के इशारे पर गुजरात की सत्ता भी क्या चलती रही, जिसका जिक्र बार बार विपक्ष करता है कि दरअसल रिमोट से गुजरात की सरकार चलती रही। और मौजूदा वक्त के चुनाव प्रचार में बार बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, एक शख्स के इर्द गिर्द 2024 का चुनाव है, एक ही शख्स के इर्द गिर्द आरएसएस की पूरी विचारधारा का भाव है, एक ही शख्स के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी के जो वो सांगठनिक चेहरा नजर आता है, जो पूरी सत्ता पे काबिज है, वो एकमात्र चेहरे के आश्रय है। और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता के गवर्नेंस का एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें जब गढ़ा जा रहा है और उसकी नब्ज और उसकी धड़कनें अगर गुजरात में दफन है, तो गुजरात के चुनाव कोई छोटे चुनाव नहीं है, कोई आसान चुनाव नहीं है, और उसको आसान बना दिया जाए, इसीलिए दिल्ली से निकलकर इस देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल भी आपको गुजरात की सड़कों पर धूल फांकते हुए नजर आएंगे, और शायद कई मुख्यमंत्री भी आप लगातार देख रहे होंगे। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए वह पिलर खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।